नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए और बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हमारी और आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बारे में हम रोज सोचते हैं, रोज महसूस करते हैं, लेकिन उससे दूर भागने का रास्ता हमें आसानी से नहीं मिलता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो बिना किसी खास वजह के आपके अंदर एक बेचैनी सी होती है, या फिर ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसने पर किसी नए इंसान से मिलते वक्त, या फिर रात को सोने से पहले जब दिमाग में हजारों विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया की 96% आबादी किसी न किसी रूप में चिंता या एंजाइटी का अनुभव करती है, और इनमें से लगभग 54% लोग ऐसे हैं जो हर रोज इस चिंता के साथ जीने को मजबूर हैं। आज के इस एपिसोड में हम इस बेचैनी, इस चिंता और इस डर की गहराई में उतरेंगे। हमारी आज की चर्चा आधारित है एक बेहद प्रभावशाली और प्रसिद्ध किताब पर जिसका नाम है चिंता का मनोविज्ञान, जिसे डोंग शिंजी ने लिखा है। यह किताब सिर्फ यह नहीं बताती कि हम परेशान क्यों होते हैं, बल्कि यह हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां से हम अपनी इस एंजाइटी को समझकर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए जहां हम चिंता के इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। अक्सर जब हम एंजाइटी या चिंता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि यह एक बीमारी है, एक दुश्मन है जिससे हमें छुटकारा पाना है। हम सोचते हैं कि काश हमारी जिंदगी में कोई चिंता न हो, हम हमेशा खुश रहें। लेकिन दोस्तों, क्या सच में एंजाइटी हमारी दुश्मन है? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो चिंता दरअसल हमारे बचाव का एक तरीका है। सोच कर देखिए, अगर आदिमानव को किसी खतरनाक जानवर को देखकर डर या चिंता नहीं होती तो क्या वह अपनी जान बचा पाता? नहीं ना। चिंता वह अलार्म सिस्टम है जो हमारे दिमाग को आने वाले खतरे के बारे में पहले से आगाह करता है। अगर आपको कल होने वाले एग्जाम की चिंता नहीं होगी तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? अगर आपको अपनी नौकरी की चिंता नहीं होगी तो क्या आप मेहनत करेंगे? इसलिए एक हद तक चिंता होना बिल्कुल सामान्य और जरूरी है। दिक्कत तब शुरू होती है जब यह अलार्म सिस्टम खराब हो जाता है और बिना किसी असली खतरे के लगातार बजने लगता है। जब आपको लगने लगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, जब यह चिंता आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी नींद और आपके रिश्तों को खराब करने लगे, तब यह एक एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार बन जाता है। किताब में लेखक ने चिंता को 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आप या आपका कोई अपना किस स्थिति से गुजर रहा है। सबसे पहला प्रकार है स्पेसिफिक फोबिया, या किसी खास चीज से बहुत ज्यादा डर लगना। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो छिपकली या कुत्ते से इतना डरता हो कि उसे देखकर ही उसकी सांस फूलने लगे, या फिर किसी को लिफ्ट में जाने से इतना डर लगता हो कि वह 16 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ना पसंद करे लेकिन लिफ्ट में कदम न रखे? इसे स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। किताब में एक कहानी है। नामी नाम की एक लड़की की नामी को लिफ्ट से इतना डर लगता था कि वह लिफ्ट के पास खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसकी कंपनी 8वीं मंजिल पर थी और वह हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब उसकी कंपनी 16वीं मंजिल पर शिफ्ट हो गई तो उसके लिए रोज सीढ़ियां चढ़ना नामुमकिन हो गया। नामी का यह डर कोई नाटक नहीं था, उसका दिमाग सच में लिफ्ट को एक मौत के कुएं की तरह देखता था। मनोविज्ञान के अनुसार इस डर का कारण अक्सर हमारे अतीत का कोई आघात या बुरी याद होती है। नामी को बाद में याद आया कि बचपन में वह एक बार एक लिफ्ट में फंस गई थी जहां अचानक अंधेरा हो गया था और उसे लगा था कि वह वहां
से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वह डर उसके अवचेतन मन में इतना गहरा बैठ गया था कि हर लिफ्ट उसे उसी डर की याद दिलाती थी। ऐसे डर को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जहां इंसान को धीरे धीरे और सुरक्षित माहौल में उसके डर का सामना करवाया जाता है। दूसरा प्रकार है पैनिक डिसऑर्डर या अचानक से घबराहट का दौरा पड़ना। यह बहुत ही भयानक अनुभव होता है दोस्तों। जिनको पैनिक अटैक आता है उन्हें अचानक से लगने लगता है कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पसीना आ रहा है और उन्हें लगता है कि अब उनकी जान चली जाएगी या उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। लाथियन नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किताब में है, जो एक दिन आराम से बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसकी सांस अटक रही है और उसका दिल बाहर आने वाला है। वह भागकर अस्पताल गया, लेकिन टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला। डॉक्टर ने बताया कि उसका दिल बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ एक पैनिक अटैक था। पैनिक अटैक की सबसे बुरी बात यह होती है कि इंसान को डर का डर लगने लगता है, यानी वह इस बात से डरने लगता है कि कहीं उसे दोबारा पैनिक अटैक न आ जाए। इस चक्कर में वह अकेले बाहर जाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना बंद कर देता है। तीसरा प्रकार जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम हिंदी में जुनूनी बाध्यकारी विकार भी कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर का ताला लगाया हो और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपके दिमाग में ख्याल आए कि क्या मैंने सच में ताला लगाया था, और आप वापस आकर चेक करते हैं। एक आध बार ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन जरा सोचिए अगर आपको यही ख्याल दिन में 50 बार आए तो। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में लगातार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें वह रोक नहीं पाता, जिसे ऑब्सेशन कहते हैं, और उन विचारों से आने वाली घबराहट को कम करने के लिए वह कुछ खास काम बार बार करने पर मजबूर हो जाता है, जिसे कंपल्शन कहते हैं। जैसे बार बार हाथ धोना इस डर से कि कहीं कीटाणु न लग गए हों। किताब में मैं कैच नाम के एक लड़के का उदाहरण है, जो दिन भर अपने हाथ धोता रहता था। अगर कोई छींक भी दे तो उसे लगता था कि उसे बीमारी लग जाएगी, और वह बाथरूम में जाकर लगातार घंटों तक नहाता रहता था। उसका पूरा दिन सिर्फ सफाई करने में निकल जाता था। यह परफेक्शनिज्म नहीं है दोस्तों, यह एक मानसिक दबाव है जो इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। इसे ठीक करने के लिए मनोविज्ञान में ईआरपी यानी एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है, जहां मरीज को जानबूझकर ऐसी स्थिति में रखा जाता है जहां उसे डर लगे, लेकिन उसे अपना कंपल्शन या आदत वाले काम को करने से रोका जाता है, ताकि उसका दिमाग समझ सके कि बिना हाथ धोए भी उसे कुछ नहीं होगा। चौथा प्रकार है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी, जिसे हम हर जगह फैली हुई चिंता कह सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान को किसी एक खास चीज से डर नहीं लगता, बल्कि उसे हर चीज से डर लगता है। पढ़ाई, नौकरी, बच्चे, पैसा, स्वास्थ्य, हर चीज में वह सबसे बुरा क्या हो सकता है यही सोचता रहता है। इनका दिमाग हर वक्त एक अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा के चक्र में फंसा रहता है। ऐसे लोग हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी आराम नहीं करता। नींदें उड़ जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है। पांचवा प्रकार है पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यह तब होता है जब इंसान ने अपनी जिंदगी में किसी बहुत भयानक हादसे का सामना किया हो, जैसे कोई कार एक्सीडेंट, भूकंप, किसी अपने की अचानक मौत या कोई शोषण। उस घटना के गुजर जाने के सालों बाद भी इंसान के दिमाग में वह घटना एक फिल्म की तरह बार बार चलती रहती है। उसे बुरे सपने आते हैं और वह ऐसी हर जगह या हर इंसान से दूर भागता है जो उसे उस हादसे की याद दिलाए। जैसे ल्यूक नाम का एक व्यक्ति जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था, वह उसके बाद से ड्राइविंग करने से तो डरा ही, साथ ही सड़क पर चलने तक से
कतराने लगा। उसका दिमाग अभी भी उसी एक्सीडेंट वाले पल में अटका हुआ था। छठा और आखिरी मुख्य प्रकार है सोशल एंजाइटी या सामाजिक चिंता विकार। दोस्तों, हम सभी को कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग करने में या अनजान लोगों से मिलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन सोशल एंजाइटी इससे कहीं आगे की चीज है। इसमें इंसान को लगता है कि आसपास के सभी लोग उसे ही देख रहे हैं, उसकी गलतियों को पकड़ रहे हैं और उसको जज कर रहे हैं। मोया नाम का एक व्यक्ति था जो पार्टीज में जाने से इतना डरता था कि वह वहां जाकर किसी कोने में अकेले खड़ा रहता था। उसे लगता था कि अगर वह कुछ बोलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर के मारे वह लोगों से आंखें नहीं मिलाता था और दोस्ती नहीं कर पाता था। यह डर इंसान को अकेलापन और डिप्रेशन की तरफ धकेल देता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर यह चिंता पैदा कहाँ से होती है, इसके पीछे क्या कारण है। किताब में कई महान मनोवैज्ञानिकों के विचारों को समझाया गया है। सिगमंड फ्रायड, जिन्हें मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, उनका मानना था कि चिंता हमारी दबी हुई इच्छाओं और हमारे अहंकार के बीच के टकराव का नतीजा है। वहीं एक और महान दार्शनिक रोलोमे ने कहा था कि चिंता दरअसल हमारे अस्तित्व, हमारी जिंदगी के खत्म होने यानी मौत के डर से जुड़ी है। जब हमें लगता है कि हमारी पहचान, हमारी वैल्यूज या हमारी जिंदगी खतरे में है तो हम एंशियस होते हैं। एक और दार्शनिक कीरकेगार्ड ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि चिंता आजादी का चक्कर है, यानी जब हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं और हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होते हैं, तब जो आजादी का डर होता है कि क्या मैं सही फैसला ले रहा हूं, वही चिंता है। लेकिन दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि इस चिंता से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे हम अपने दिमाग में चल रहे इस शोर को शांत कर सकते हैं। लेखक ने इसके लिए बहुत ही कारगर और आसान तरीके बताए हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सोच को बदलना। हमारी चिंता हमारे हालात से नहीं, बल्कि हम उन हालात को किस नज़र से देखते हैं, इससे पैदा होती है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। अब एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि शायद वह व्यस्त होगा, लेकिन एक एंशियस इंसान सोचेगा कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या वह मुझसे नाराज है, क्या वह मुझे पसंद नहीं करता। देखा आपने, घटना एक ही है, लेकिन सोचने के तरीके ने चिंता पैदा कर दी। इसलिए अपने आप से कहें कि मेरी सोच सिर्फ एक सोच है, यह हकीकत नहीं है। अपने विचारों को चुनौती देना सीखें। जब भी दिमाग आपसे कहे कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो उससे सबूत मांगे। दिमाग से पूछें कि इस बात का क्या सबूत है कि सब बुरा ही होगा। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीना। चिंता हमेशा या तो बीते हुए कल के पछतावे से आती है या आने वाले कल के डर से। हम आज में, अभी में तो जीते ही नहीं हैं। जॉन कबत-जिन, जो माइंडफुलनेस के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे हम ध्यान और सजगता के जरिए अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान उस खाने के स्वाद पर लगाएं। जब आप चल रहे हैं तो अपने पैरों और जमीन के स्पर्श को महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को सुने। जब आपका दिमाग वर्तमान में होता है तो चिंता वहां टिक नहीं सकती। मेडिटेशन या ध्यान लगाना दिमाग को ट्रेन करने का एक बेहतरीन तरीका है। शुरू में जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो हजारों विचार आते हैं। आने दीजिए, उन विचारों से लड़िए मत, सिर्फ उन्हें आते और जाते हुए देखिए, जैसे आसमान में बादल आते और जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। दोस्तों, हम हमेशा अपनी चिंता से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि यह डर चला जाए, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस चीज से जितना लड़ेंगे वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसलिए चिंता से लड़ना
बंद करें, उसे अपना दुश्मन मत माने, उसे स्वीकार करें। अपने आप से कहें कि हाँ, मुझे इस वक्त चिंता हो रही है, मुझे डर लग रहा है और यह ठीक है। मैं एक इंसान हूँ और मुझे डर लग सकता है। जब आप अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी आधी ताकत वैसे ही खत्म हो जाती है और उसके बाद कमिटमेंट यानी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। चिंता को अपने साथ रखें, लेकिन उसे अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मत लेने दें। आप तय करें कि आपको कहाँ जाना है। चौथा तरीका हमारे शरीर से जुड़ा है। हमारा शरीर और हमारा दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर थका हुआ है, आपकी नींद पूरी नहीं है या आपने ठीक से खाना नहीं खाया है, तो आपको चिंता ज्यादा होगी। इसलिए व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना, जॉगिंग करना या योग करना आपके मानसिक स्वास्थ्य में जादुई बदलाव ला सकता है। इसके साथ ही अपनी डाइट पर ध्यान दें। कैफीन यानी चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे घबराहट बढ़ती है। इसे कम करें। पर्याप्त नींद लें। पांचवा और एक और असरदार तरीका है एक्सपोजर या सामना करना। जिस चीज से डर लगता है उससे दूर भागने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके उसका सामना करें। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज सिर्फ एक अनजान इंसान से मिलकर उसे हेलो बोलने का लक्ष्य रखें। कल किसी दुकानदार से थोड़ी बात करें। धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा कि इस हालात में कोई खतरा नहीं है। इसे मनोविज्ञान में सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, किताब में एक ऐसी तकनीक का भी जिक्र है जो बहुत ही मजेदार और असरदार है। उसे कहते हैं वरी टाइम या चिंता करने का समय निश्चित करना। अगर आप दिन भर सोचते रहते हैं तो अपने आप से कहें कि मैं इस बारे मैं अभी नहीं सोचूंगा, मैं इसके बारे में शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच सोचूंगा। और जब वह समय आए तब एक पेपर और पेन लीजिए और अपनी सारी चिंताओं को उस पर लिख डालिए। यह तरीका आपके दिमाग को यह सिखाता है कि चिंता करना उसके नियंत्रण में नहीं, आपके नियंत्रण में है। आप तय करेंगे कि कब परेशान होना है और कब नहीं। अंत में दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि एंजाइटी कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज न हो। यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक तरीका है हमें सुरक्षित रखने का, जो थोड़ा ओवरएक्टिव हो गया है। अगर 96% लोग इसे महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। अपने आप पर थोड़ी दया करें, खुद को बुरा भला कहना बंद करें। अगर आज का दिन बुरा गया है, अगर आज आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई है तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है। जैसे एक चोट को ठीक होने में वक्त लगता है, वैसे ही दिमाग को शांत होने में और नई आदतें बनने में भी वक्त लगता है। चिंता का मनोविज्ञान किताब हमें यही सिखाती है कि अपने डर को पहचानो, उसके कारण को समझो और फिर धीरे धीरे बिना खुद को डांटे सही दिशा में आगे बढ़ो। माइंडफुल बनो, वर्तमान में रहो और अपने विचारों के गुलाम मत बनो बल्कि उनके मालिक बनो। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस पॉडकास्ट एपिसोड से आपको अपनी एंजाइटी को समझने में और उससे निपटने में कुछ नई और असरदार जानकारी मिली होगी। इन तरीकों को आजमा कर देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए और अपने नजरिए को बदलिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसमें डर से ज्यादा खुशियों की जगह है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में थोड़ी सी शांति ले आए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई और जीवन बदल देने वाली किताब की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परेशानियों को दूर भगाते रहिए। नमस्ते।